आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग लीग है जिसमें खेलने का सपना दुनिया का हर एक क्रिकेट खिलाड़ी देखता है, क्योंकि इसमें खेलने के बाद उसे कहीं और खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीएल में खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, जिस कारण बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि खिलाड़ी आईपीएल खेलने के चक्कर में इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट की क्वालिटी गिरती जा रही है। तो क्या ये कोई सच है? आखिर कैसे आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट को डैमेज कर रहा है और आईपीएल इतना बड़ा लीग कैसे बना? आइए आज के वीडियो में जानते हैं आईपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल। आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट को डैमेज कैसे कर रहा है, इसके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं आखिर आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई और ये इतना बड़ा लीग कैसे बना। जब साल 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप को जीता, तब 2020 फॉर्मेट लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ। 20 ओवर गेम की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज द्वारा साल 2007 में आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत की गई, जो 20 ओवर का एक क्रिकेट लीग था। आईसीएल में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की 4 इंटरनेशनल टीमें और 9 डोमेस्टिक टीमों ने भाग लिया था। आईसीएल में उस समय के फेमस खिलाड़ियों ने भी भाग लिया था। आईसीएल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज द्वारा ये कहा गया कि वो 50 ओवर के आईसीएल को भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही साल 2009 में आईसीएल बंद हो गया, जिसके पीछे का कारण आईपीएल को बताया जाता है, क्योंकि उस समय बीसीसीआई के चेयरमैन ललित मोदी ने आईसीएल की पॉपुलैरिटी को देखकर साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की शुरुआत की थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि ललित मोदी ने केवल आईसीएल की पॉपुलैरिटी को देखकर आईपीएल की शुरुआत की थी। उनके अनुसार उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग और अमेरिकन बास्केटबॉल लीग को देखकर इंडिया में एक ऐसे क्रिकेट लीग को शुरू करने की बात कही थी, जिसमें इंडिया के अलग अलग रीजन्स और दुनिया के हर एक कोने से आकर क्रिकेट खिलाड़ी खेले। इसलिए उन्होंने साल 2008 में आईपीएल को शुरू किया, लेकिन आईसीएल की पॉपुलैरिटी के कारण आईपीएल पिछड़ने लगा, जिसका कारण आईसीएल में फेमस खिलाड़ियों का हिस्सा लेना था। जब बीसीसीआई को ये समझ आया, तब उन्होंने आईसीएल में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों से कहा कि यदि वो आईसीएल में हिस्सा लेंगे तो उन्हें किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। बीसीसीआई के इतना कहते ही सभी खिलाड़ियों ने आईसीएल में हिस्सा लेने से मना कर दिया और साल 2009 में आईसीएल बंद हो गया और आईपीएल लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर होने लगा। आज आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग है, जिसमें खेलने का सपना दुनिया का हर एक क्रिकेट खिलाड़ी देखता है, क्योंकि इसमें सभी खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आईपीएल के पास इतना पैसा कहां से आता है। इसके बारे में समझने के लिए आइए जानते हैं आईपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल। आईपीएल के बिजनेस मॉडल में 3 एस्पेक्ट काम करते हैं। पहला सेंट्रल रेवेन्यू, दूसरा स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू और तीसरा फ्रेंचाइजी सेल रेवेन्यू। तो आइए तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेंट्रल रेवेन्यू में ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स रेवेन्यू के मेन सोर्स होते हैं, जिसके लिए बीसीसीआई मीडिया राइट्स का ऑक्शन करती है। आपने देखा होगा कि साल 2008 से लेकर 2017 तक आईपीएल सोनी पर दिखाया गया, जिसके लिए सोनी ने बीसीसीआई को 8200 करोड़ रुपए दिए, यानी कि एक साल के लिए 820 करोड़ रुपए। वहीं 2018 से 22 तक के मीडिया राइट्स को स्टार इंडिया ने 16,000 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं दोबारा स्टार इंडिया ने 2023 से 27 के आईपीएल मीडिया राइट्स के लिए बीसीसीआई को 23,575 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं आईपीएल के डिजिटल मीडिया राइट्स को मुकेश अंबानी की कंपनी वाईकॉम 18 ने 23,758 करोड़ की भारी भरकम बोली लगाकर अपने नाम किया, जिस कारण आप जियो सिनेमा पर आईपीएल को फ्री में देख सकते हैं। वहीं ग्लोबल मीडिया राइट्स को भी वाईकॉम 18 ने 1,075 करोड़ में अपने नाम किया है, जिस कारण बीसीसीआई को इस बार मीडिया राइट ऑक्शन से 48,391 करोड़ की कमाई हुई है, जिसमें से 50% बीसीसीआई अपने पास रखती है और 50% सभी टीमों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मीडिया राइट बीसीसीआई और सभी टीमों की कमाई का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होते हैं। सेंट्रल रेवेन्यू के बाद यदि अब बात करें स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू की, तो बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू के लिए कंपनीज को स्पॉन्सरशिप राइट्स बेचती है। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी आईपीएल का नाम पुकारा जाता है तो उसके नाम से पहले किसी न किसी कंपनी का नाम आता है, जैसे डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल, ड्रीम 11 आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। जिस कंपनी का नाम आईपीएल से पहले लिया जाता है उसे टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं, जो कि पूरे आईपीएल को स्पॉन्सर करती है।
सबसे पहले 2008 से 12 में टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए डीएलएफ ने 200 करोड़ रुपए दिए। वहीं 2013 से 15 में पेप्सी ने टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए 238 करोड़ रुपए दिए। वहीं 2016 और 17 में वीवो ने टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए। वहीं दोबारा 2018 और 19 में टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए वीवो ने पर ईयर 440 करोड़ रुपए दिए। लेकिन 2020 में इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट के कारण चाइनीज कंपनी वीवो को टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया, जिसके बाद ड्रीम 11 को आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया, जिसके लिए ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए दिए। लेकिन 2021 में वीवो की वापसी हुई और वीवो ने टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए 440 करोड़ रुपए दिए। मगर 2022 और 23 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए टाटा ने 335 करोड़ रुपए दिए थे। और अब फिर दोबारा टाटा ग्रुप ने 2024 से 28 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 500 करोड़ रुपए पर ईयर दिए हैं, यानी कि टोटल 2500 करोड़ रुपए। उनकी ये बोली आदित्य बिरला ग्रुप से मैच कर रही है, लेकिन अब भी ये समझा जा रहा है कि टाटा ग्रुप ही दुनिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट लीग को स्पॉन्सर करेगा। टाइटल स्पॉन्सरशिप के बाद ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप भी आईपीएल की कमाई का एक बड़ा जरिया है। आईपीएल देखते समय आपने अक्सर देखा होगा, जब भी पावर प्ले होता है तो उसे क्रेट पावर प्ले बुलाया जाता है। वहीं टाइम आउट को सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कहते हैं। सीएट टायर्स और क्रेट जैसी कंपनियां आईपीएल की ऑफिशियल स्पॉन्सर बनने के लिए आईपीएल को मोटा पैसा चुकाती है। वहीं टाटा नियो बॉक्स, जो कि ग्राउंड पर एक वीआईपी बॉक्स होता है, वहीं बाउंड्री रोप्स पर लगे कंपनीज के एड्स भी आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर होते हैं, जिनके ऑफिशियल स्पॉन्सर बनने के लिए आईपीएल मोटा पैसा चार्ज करता है। टाइटल स्पॉन्सरशिप और ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप से आईपीएल को जितनी कमाई होती है उसमें से 50% बीसीसीआई अपने पास रखती है और बाकी 50% सभी टीमों में बांट देती है। सेंट्रल रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू के बाद आइए अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी सेल रेवेन्यू की। दरअसल जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तब आईपीएल में केवल 8 टीमें थी, जिनकी टोटल वैल्यू 3000 करोड़ थी। लेकिन आज केवल एक टीम की ही वैल्यू 3000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 5000 करोड़ रुपए बीसीसीआई के पास लेकर जाए और बीसीसीआई आपको एक नई टीम बनाकर दे देगी। जब भी बीसीसीआई को आईपीएल में एक नई टीम जोड़नी होती है तब बीसीसीआई आईटीटी यानी कि इनवाइट टू टेंडर जारी करती है, जिसकी फीस 10 लाख रुपए होती है, जो नॉन रिफंडेबल फी है। बीसीसीआई आईटीटी भरने वाली कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट करके ऑक्शन में बुलाती है, जिसमें एक टीम का बेस प्राइस सेट किया जाता है और जो कंपनी सबसे ज्यादा ऑक्शन में बोली लगाती है वो टीम उसकी हो जाती है। जैसे कि साल 2022 में 2 नई टीम्स लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन को जोड़ा गया था, जिसमें आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7090 करोड़ में खरीदा। वहीं गुजरात टाइटंस को सीवीसी कैपिटल ग्रुप ने 5600 करोड़ में खरीदा। दोस्तों, ये तो हमने बात की आखिर आईपीएल पैसे कैसे कमाता है, लेकिन आइए अब बात करते हैं आखिर एक टीम पैसे कैसे कमाती है। क्योंकि टीम मालिक यूं ही एक टीम नहीं खरीदते हैं, उन्हें इससे मुनाफा भी चाहिए होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक टीम ओनर अपनी टीम पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जिसे रिकवर करने के लिए टीम ओनर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि टीम के कपड़ों पर अलग अलग कंपनीज के लोगो लगे होते हैं, जिन्हें लगाने के लिए ये कंपनियां टीम्स को पैसे देती है। वहीं जब कोई टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलती है तो टिकट कमाई का 80% पैसा टीम को जाता है, वहीं 20% पैसा ग्राउंड एसोसिएशन को जाता है। वहीं आईपीएल में टीम की कमाई का एक और जरिया विनिंग प्राइज होता है, क्योंकि जब कोई टीम आईपीएल जीतती है तो उसे 20 करोड़ रुपए विनिंग प्राइज मिलते हैं, जिसका 50% ऑनर अपने पास रखता है और बाकी का 50% सभी खिलाड़ियों, कोच और स्टाफ में बांट दिया जाता है। इसके अलावा टीम मर्चेंडाइज भी टीम की कमाई का एक बहुत ही बड़ा जरिया होता है, जिसमें टीम की जर्सी, पैंट, रिस्टबैंड और कैप शामिल होता है। इन सभी को मिलाकर एक मैच के दौरान 4 से 5 करोड़ की कमाई होती है। वहीं पूरे आईपीएल के दौरान टीम जितना कमाती है उसका 20% बीसीसीआई को देना होता है। इतना सब जानकर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर आईपीएल पैसे कैसे कमाता है और ये इतना बड़ा लीग कैसे बना। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या सच में आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अच्छा है या फिर ये इंटरनेशनल क्रिकेट को डैमेज कर रहा है। दरअसल जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तब टेस्ट मैचेस और ओडीआई मैचेस खेले जाते थे। टेस्ट मैचेस 5 दिनों के होते हैं, वहीं ओडीआई मैचेस 50 ओवर के होते हैं। आज से कुछ समय पहले तक लोगों के पास इतना समय होता था कि वो टेस्ट मैचेस और ओडीआई मैचेस आराम से बैठकर देखते थे।
लेकिन समय के साथ लोगों के पास समय कम होता गया और लोगों ने टेस्ट मैचेस को छोड़कर ओडीआई मैचेस देखना शुरू कर दिया। लेकिन जब साल 2007 में टी20 मैचेस को शुरू किया गया तब लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, क्योंकि 3 से 4 घंटों में ही उन्हें पूरा एंटरटेनमेंट मिल जाता था। और आईपीएल ने उनके एंटरटेनमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि आईपीएल में दुनिया के अलग अलग कोनों से आकर खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन यही आईपीएल की सबसे बड़ी कमी है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट को डैमेज कर रही है। दुनिया के बहुत से सीनियर खिलाड़ियों ने आईपीएल पर ये आरोप लगाया है कि आईपीएल में दुनिया के अलग अलग देशों से खिलाड़ी आकर इंडियन पिचेस पर खेलते हैं, जिससे वो इन पिचेस को आसानी से समझ लेते हैं। और जब वो भारत में अपनी टीम के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आते हैं तो उन्हें काफी आसानी होती है। कपिल देव, जो कि भारत के पूर्व कप्तान हैं, उनके अनुसार आईपीएल खिलाड़ियों को बर्बाद कर रहा है। वो कहते हैं कि आज खिलाड़ी 9 से 10 महीने लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, जिससे कि वो लगातार इंजर्ड हो रहे हैं। वो कहते हैं कि इंजर्ड होने के बाद भी खिलाड़ी आईपीएल खेल लेते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उन्हें खेलने नहीं दिया जाता है। उनके अनुसार खिलाड़ियों को आईपीएल के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रानातुंगा ने आईपीएल को एक दानव कहा है। उनके अनुसार आईपीएल टेस्ट मैचेस को बर्बाद कर रहा है। आपके अनुसार क्या आईपीएल सच में इंटरनेशनल क्रिकेट को डैमेज कर रहा है? अपना ओपिनियन कमेंट में बताना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।